अगला टॉपिक है हमारा बेटा कि इवोल्यूशन हुआ है, इसके लिए एविडेंस क्या है। हम लोग ये तो बोलते हैं कि एवोल्यूशन हुआ, तो ये जो एवोल्यूशन हुआ इसके लिए एविडेंसेस क्या क्या है। तो अगला टॉपिक हमारा एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन है। ठीक है जी, तो मैं शुरू कर रहा हूं यही टॉपिक आपका, एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। और इसमें सबसे पहला एविडेंस जो हमें पढ़ेंगे वो है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। दूसरा है हमारा जिसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। तीसरा है हमारा जिसे हम कहते हैं बायोकेमिकल एविडेंस। बायोकेमिकल एविडेंस। उसके अलावा चौथे नंबर पे है हमारा जिसे कहा जाता है आपका बायो जियोग्राफिकल एविडेंस, या जिसे हम लोग अडेप्टिव रेडिएशन भी कहते हैं, जिसे हम अडेप्टिव रेडिएशन भी कहते हैं। उसके अलावा लास्ट है हमारा एविडेंस बाय नेचुरल सिलेक्शन। एविडेंस बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये कुछ एविडेंसेस हैं। इसमें एक एविडेंस और रह गया, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। इसमें एक एविडेंस और है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। ये कुछ एविडेंसेस हैं जो हमें यहाँ पे जानने थे। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस की बात करने वाले हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूं सबसे पहले पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस को। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पैलियोंटोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो पैलियोंटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। जो भी फॉसिल्स हैं उनकी जो स्टडी की जाती है, उसकी स्टडी करने के प्रोसेस को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। तो पैलियोंटोलॉजी का मतलब होता है फॉसिल की स्टडी करना, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पैलियोंटोलॉजी। और फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स क्या होते हैं बेटा? फॉसिल्स रिमेन्स या ट्रेसेस होते हैं प्लांट्स या एनिमल्स के, जो कभी पास्ट टाइम में इस अर्थ पे हुआ करते थे और आज की डेट में वो रॉक्स के अंदर या सेडिमेंट्स के अंदर एम्बेडेड मिलते हैं। या तो वो ड्राई पेट्रीफाइड फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट है, या उनके कास्ट मतलब इम्प्रिंट्स आपको उन रॉक्स के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो वही फॉसिल्स हैं। फॉसिल मतलब जो एनिमल्स या प्लांट जो पहले कभी मर गए, जमीन में दबे, और उनके जो रिमेन्स आज की डेट में खोद के निकाले जाएंगे, वही फॉसिल्स कहलाएंगे। फॉसिल्स
का सिग्निफिकेंस क्या है? अच्छा, फॉसिल्स के बारे में एक और इन्होंने बात बताई हुई है कि भाई फॉसिल्स जो है ये रिटन डॉक्यूमेंट है एवोल्यूशन के, मतलब पास्ट लाइफ में किस तरीके के एनिमल इस अर्थ पे हुआ करते थे जो आज नहीं है, और किस जियोलॉजिकल पीरियड में वो हुआ करते थे। जियोलॉजिकल पीरियड मतलब देखिए, अर्थ जो क्रस्ट है हमारी, अर्थ क्रस्ट के ऊपर सेडिमेंटेशन होता रहा है, मतलब इसके ऊपर सेडिमेंट डिपॉजिट होते रहे, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर सेडिमेंट्स का डिपॉजिशन यहाँ पे होता रहा। तो जो सबसे पुराना फॉसिल होगा वो सबसे नीचे दबा हुआ मिलेगा, जो उससे नया फॉसिल होगा उससे ऊपर होगा, जो सबसे नया होगा वो और ऊपर होगा। तो फॉसिल्स को हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि कौन से टाइम पे? हम क्या करते हैं, इन सेडिमेंट्री लेयर्स को स्टडी करते हैं। हम ये देखते हैं कि ये वाली जो लेयर है ये किस टाइम पे फॉर्म हुई थी या कितने साल पहले फॉर्म हुई थी। अच्छा, इस बात को कैसे पता किया जा सकता है कि ये कितने साल? उसको हम लोग कार्बन डेटिंग करेंगे, और भी बहुत सारे मेथड है जिससे एज पता की जा सकती है रॉक्स की, कर ली गई। तो सपोज करो इन्होंने पता करा कि ये वाला जो सेडिमेंट है ये इतने मिलियन साल पहले का बना हुआ सेडिमेंट है। उस सेडिमेंट में जो आपको वहां पे एनिमल के फॉसिल मिल रहे हैं, मतलब इसका मतलब है कि उस दौर में या उस टाइम में ये वाला एनिमल यहाँ पे हुआ करता था। आज ऐसा एनिमल इस धरती पे मतलब मॉडर्न टाइम में नहीं है। फिर या तो ऐसा भी पता हो सकता है कि सपोज करो कोई एनिमल है, उस एनिमल ने इवॉल्व करा हो। अच्छा, इवोल्यूशन जो होता है वो 2 दिन 4 दिन साल 2 साल का खेल तो है नहीं, लाखों साल लगते हैं इवॉल्व होने में भी। तो जब इवोल्यूशन होगा तो जो प्रिमिटिव फॉर्म थी वो थोड़ी एडवांस होती है। अच्छा, इवोल्यूशन का हमेशा यही होता है, एडवांसमेंट ही आती है, स्ट्रक्चर में एडवांसमेंट हुई है। तो उनके जो डेड रिमेन्स हैं वो आपको मिलते चले जाएंगे, आप उन्हीं को सीक्वेंस में लगाते चले जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, सबसे पहली वाली फॉर्म ऐसी हुआ करती थी, इससे ये वाली फॉर्म बनी, इससे इवॉल्व होके ये वाली फॉर्म बनी, एंड सो ऑन। क्लियर है मेरी बात? तो आपको एक पूरा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पता चल जाएगी। इसे फाइलोजेनी कहा जाता है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फाइलोजेनी कहते हैं। तो हम फाइलोजेनी या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री किसी भी एनिमल की इन फॉसिल के हिसाब से पता कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत बढ़िया एग्जांपल इन्होंने हॉर्स के बारे में बताया हुआ है। हॉर्स का इवोल्यूशन जो हुआ उसको हमने पता कर लिया। हॉर्स जो सबसे शुरुआत में हुआ करते थे वारी, जो हॉर्स सबसे पहले थे उनका साइज बहुत छोटा था, मतलब उनका साइज एक डॉग के बराबर। आज की डेट में जो करंट में डॉग है वो ऐसे दिखते थे। वो कैसे पता चला कि डॉग के हिसाब के आपके हॉर्सेस थे? कैसे पता चला? उनके फॉसिल मिले होंगे तो उन्हें इन्होंने नाम दे दिया। हालांकि उन हॉर्स का अपना तो नामकरण होगा नहीं, वो तो इंसानों ने नाम दिया है या साइंटिस्ट जो पैलेंटोलॉजिस्ट है उन्होंने नाम दिया। तो उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो थे इस टाइम पे आए, तो उन्हें बोल दिया मीजोहिपस थे। फिर मीजोहिपस से आपके मेरिचिपस बन गए। नाम है मेरिचिपस, लिटरली नाम है, हंसी वाला नाम है। मैंने पहली बार जब मेरिचिपस सुना था तो मैं थोड़ी देर के लिए मुस्कुराया था कि मेरिचिपस भी किसी का नाम रखा जा सकता है। फिर ईओहिपस नाम दे दिया, फिर प्लायोहिपस नाम दे दिया, फिर इक्वस कह दिया। इक्वस ही मॉडर्न डे हॉर्स है। तो ये जो सीरीज में अलग अलग बनते चले गए और इनमें जो चेंजेस आते चले गए, ये हमें कैसे पता चले? उनके फॉसिल मिले होंगे और उन्हीं फॉसिल्स को हमने क्या किया होगा, मैच किया होगा कि भाई ये वाला पुराना है, इससे नया वाला ये है और इसने इवॉल्व होके इसे बनाया। तो हम सबसे पहले किसी भी फाइलोजेनी को या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फॉसिल की मदद से पढ़ सकते हैं। दूसरा, इस पास्ट लाइफ में इस धरती पे बहुत सारे एनिमल्स थे जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जैसे हमारे किसी भी फरिश्ते ने डायनासोर नहीं देखे, लेकिन हम डायनासोर्स को लेके बहुत सारी चीजें हैं। मतलब डायनासोर आपको बोलो तो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है, लेकिन एक्चुअल में किसी ने नहीं देखा। तो हमें कैसे पता चला कि डायनासोर यहाँ पे पहले कभी हुआ करते थे? उनके फॉसिल मिले। तो एक्सटिंक्ट एनिमल्स को फॉसिल की मदद से पता किया गया
कि जो पहले पास्ट लाइफ में इस अर्थ पे थे। तीसरा, कनेक्टिंग लिंक को हमने यहां से पता कर लिया। अच्छा, कनेक्टिंग लिंक क्या होते हैं? देखिए, जो भी लाइफ बनी वो कहां बनी? पानी में। कल पढ़ा था हम लोगों ने, जो भी लाइफ का ओरिजिन हुआ या पहली सेल भी बनी वो वाटर में बनी, ओशन में बनी। तो वहीं पे पहले इनवर्टिब्रेट फिर वर्टिब्रेट बने होंगे। वर्टिब्रेट में हमारी फिशेस बनी होंगी, फिर यही फिशेस बाहर लैंड पे आई होंगी, कुछ अंदर रह गई होंगी, तो ये हमारे एम्फीबियन बने होंगे। एम्फीबियन ने रेप्टाइल्स को बनाया होगा, रेप्टाइल्स से दो स्ट्रीम बटी होंगी, एक एप्स बने होंगे, एक मैमल बने होंगे, यही हुआ होगा, ऐसे इवोल्यूशन हुआ। तो जब फिश से एम्फीबियन बना होगा तो बीच का एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसके पास में इन दोनों के फीचर रहे होंगे। जब एम्फीबियन से रेप्टाइल बना होगा तो इनके बीच का भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है। एकदम तो ऐसा नहीं हुआ कि रात को सोया एम्फीबियन अगले दिन रेप्टाइल, धीरे धीरे ही तो हुआ होगा। तो ये जो बीच वाला कड़ी है इसी को कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। कनेक्टिंग लिंक वो ऑर्गेनिज्म है जो दो ग्रुप के बीच के कड़ी होते हैं। कड़ी मतलब जो दोनों के फीचर्स को शेयर करते हैं। तो यहाँ पे जैसे रेप्टाइल और ये एप्स हैं, बर्ड्स हैं, तो रेप्टाइल से बर्ड बनी, ये हमें कैसे पता चला? इनके फॉसिल मिले होंगे। तो इसमें रेप्टाइल और एप्स के बीच में एक आर्कियोपेट्रिक्स नाम का फॉसिल मिला था, मतलब उसको नाम दे दिया गया। नाम तो उसका आर्कियोपेट्रिक्स नहीं रहा होगा, जो भी वो अपने टाइम पे नाम रख रखे होंगे उन्होंने, हमने आर्कियोपेट्रिक्स नाम दे दिया। अच्छा, आर्कियोपेट्रिक्स के पास में कैसे पता किया कि ये कनेक्टिंग लिंक है? उसके पास में रेप्टिलियन कैरेक्टर्स भी थे और एवियन कैरेक्टर्स भी थे। एवियन कैरेक्टर्स क्या थे? उसके पास बीक थी। रेप्टिलियन कैरेक्टर क्या थे? उस बीक में दांत थे। मतलब चोंच में दांत होना कितनी बड़ी बात है। आज की डेट में जैसे बर्ड है और आपको दांत वाली चोंच वाली बर्ड मिल जाए तो आप कहोगे कि आदमी है पजामा, लेकिन वो था। दूसरा, उसके विंग्स थे, लेकिन विंग्स के साथ क्लॉज थे। विंग्स के साथ में क्लॉज थे। तो विंग्स हो गए एवियन कैरेक्टर और क्लॉज हो गए रेप्टिलियन कैरेक्टर्स। क्लियर है मेरी बात आपको? तो हमने कनेक्टिंग लिंक्स को भी पता किया और हमने जियोलॉजिकल टाइम पीरियड को भी पता करा कि इस जियोलॉजिकल टाइम पीरियड पे इस अर्थ के ऊपर किस समय पे कौन ऑर्गेनिज्म आया जो पास्ट में हुआ करता था लेकिन आज नहीं है। वो भी हमने फॉसिल की स्टडी करके पता किया। मेरी बात सभी को क्लियर है? तो यहां पे मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी तक बोले, उन पॉइंट्स को लिखूंगा। तो यहां पे सबसे पहले मैंने बात की थी फॉसिल की, तो फॉसिल की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। फॉसिल्स आर remains or traces of animals and plants live in past and are embedded in rocks as hard petrified form, casts or in molds or their imprints। ठीक है, तो वो रिमेन प्लांट और एनिमल्स के जो पास्ट में अर्थ पे थे और आज की डेट में वो रॉक्स में एम्बेडेड हैं। किस फॉर्म में? या तो हार्ड पेट्रीफाइड फॉर्म में, कास्ट के फॉर्म में, मोल्ड्स के फॉर्म में, या इम्प्रिंट्स की तरीके से, वही फॉसिल्स होते हैं। और दूसरी बात है कि फॉसिल्स आर रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन हुआ है उसके रिटन डॉक्यूमेंट्स है ये। अगला बात है कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल,
सबसे पहला सिग्निफिकेंस है टू स्टडी फाइलोजेनी और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। दूसरा, टू स्टडी अबाउट एक्सटिंक्ट एनिमल्स। एग्जाम्पल है इसका डायनासोर्स। तीसरा है टू स्टडी कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन टू ग्रुप्स। एग्जाम्पल है आर्कियोपेट्रिक्स। It is a connecting link between reptiles and aves, या आप कह सकते हो बर्ड। ठीक है, ये तो हमारी सिग्निफिकेंस रही। और एक पॉइंट आप यहां से लिखेंगे, एक पॉइंट आप यहां से लिखेंगे। देखिए, ये जो आप अगर देख पा रहे हो, ये अलग अलग तरीके के फॉजल्स हैं। ये देखिए, प्लांट का किसी जो कभी पास्ट में था उसका एक इम्प्रिंट है जो रॉक के ऊपर आ गया। ये पूरे होल ऑर्गेनिज्म है, इन्हें ट्रिलोबाइट्स कहा गया था। ये आज के जो ऑर्थ्रोपोड्स हैं इनके एंसेस्टर माने गए थे, ये ट्रिलोबाइट्स कहा जाता है। ये एक फिश है, इसे सीलोकांथ कहते हैं। मतलब आप एक तरीके से कह लीजिए जो फिशेस और एम्फीबियंस के बीच का कनेक्टिंग लिंक था। उसके अलावा ये कोई रेप्टाइल है जो आपको किसी मोल्ड के तौर पे छपा हुआ या धसा हुआ उसमें मिल रहा है, ये एक फॉजल है। उसके अलावा सबसे पहला बताया था कि भाई हॉर्स का एवोल्यूशन, तो आप देखिए ईओहिप्पस, मीजोहिप्पस, मेरिचिप्पस, प्लायोहिप्पस, मॉडर्न हॉर्स, इक्वस। तो इनमें कितने तरीके से एवोल्यूशन हुआ, तो इन सब के फॉजल्स मिले। उन्हीं फॉजल्स को देख के, अब जैसे ये वूली मैमथ है, अब आज की डेट में एशियन एलिफेंट भी है और सवाना एलिफेंट भी है, लेकिन वूली मैमथ नहीं है। लेकिन हमें कैसे पता चले कि भाई वूली मैमथ इस अर्थ पे थे, इनके फॉजल्स मिले। इसी तरीके से दूसरा, भाई कनेक्टिंग लिंक हमने दो ग्रुप्स के बीच में पढ़ा, तो ये रहा आर्कियोपेट्रिक्स। आर्कियोपेट्रिक्स कैसा दिख रहा था, ये इनके आर्कियोपेट्रिक्स के फीचर हैं। ये बीक है, बर्ड का कैरेक्टर, टूथ है, रेप्टिलियन कैरेक्टर, विंग्स हैं, बर्ड का कैरेक्टर, और क्लॉज हैं, रेप्टिलियन कैरेक्टर। लॉन्ग टेल जैसा है वो किसका, रेप्टाइल का कैरेक्टर हो गया। तो ये सारे इस तरीके का ऑर्गेनिज्म था। इसी तरीके से किसी एक्सटिंक्ट एनिमल को कैसे पता किया गया, तो उनके फॉसिल्स मिले, जैसे डायनासोर्स। उसके अलावा लास्ट पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है कि हम लोग किसी भी जियोलॉजिकल पीरियड को स्टडी कर सकते हैं, क्या एनालाइज करके, फॉसिल्स को। इसके अंदर सेडिमेंट्री रॉक के अंदर या सेडिमेंट्री रॉक लेयर के अंदर।
और ये स्टडी हमें दिखाती है या शो करती है कि लाइफ फॉर्म कैसे वेरी हुई, मतलब पहले कैसी थी और धीरे धीरे कैसे चेंजेस आते चले गए, और सर्टेन लाइफ फॉर्म जो रेस्ट्रिक्टेड रहे जोलॉजिकल कुछ पीरियड्स में, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये इन्होंने एक सेडिमेंट्री लेयर को क्रॉस सेक्शनली दिखाया है। जो सबसे नीचे होगा वो सबसे पुराना, जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे नया। अब इनके अंदर जो भी फॉसिल्स मिलते चले जाएंगे, उन्हीं फॉसिल्स के हिसाब से हम ये बताते चले जाएंगे कि इस टाइम पे ये ऑर्गेनिज्म था, इससे इवॉल्व होके ये बने, इससे इवॉल्व होके ये बने, या ये इवोल्यूशन नहीं कर पाए। अब ये कैसे पता चल पाए कि कोई ऑर्गेनिज्म रेस्ट्रिक्ट हो गया किसी जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में? तो बेटा हमारी इस अर्थ के ऊपर 5 ऐसे एपिसोड हुए हैं। एपिसोड मतलब मास एक्सटिंक्शन के। मास एक्सटिंक्शन का मतलब है कि कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि इस अर्थ पे जो स्पीशीज रह रही थी उनमें से 90% स्पीशीज खत्म, वाइप्ड आउट हो गई, खत्म हो गई पूरी, और केवल थोड़ी सी स्पीशीज बची और उन्होंने फिर से एवोल्यूशन स्टार्ट किया। मतलब जैसे आज की डेट में हम इस धरती पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। अब ऐसा हो कि कोई अचानक से कोई बाहर से मेटेराइट आ जाए या एलियन अटैक हो जाए या कुछ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन खुद ही कर लें, आपस में मर लें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारी स्पीशीज अपने आप वाइप्ड आउट हो जाएंगी, इंसान भी मरेंगे, साथ में जो और भी जीव यहाँ पे रह रहे हैं वो भी मर जाएंगे। कुछ ऐसे भी जीव होंगे जो बच जाएंगे, जो बच जाएंगे वो उस पीरियड को, टाइम को काटेंगे और उसके बाद में फिर बाहर निकल के फिर बेचारा अपना जीवन यापन करेंगे, फिर वहां से इवोल्यूशन स्टार्ट होगा। तो ऐसा ही इस अर्थ पे हुआ है। तो बहुत सारी स्पीशीज जो बोला गया ना कि सर्टेन लाइफ फॉर्म आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पेन, मतलब कुछ स्पीशीज तो ऐसी थी जो एक जियोलॉजिकल टाइम स्पेन तक ही रही, उसके बाद वो इवॉल्व ही नहीं हुई। ये पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। तो आपको ये वाला जो पॉइंट है इसे यहाँ से मेंशन करना है, जल्दी से आप इस पॉइंट को लिख लीजिए फास्ट। जी 8 नहीं 10 माइक्रोब्स। हाँ 8 तो ह्यूमन हेल्थ है ना पुराने सिलेबस के हिसाब से, 9वां स्ट्रेटजी है जो डिलीट है, 10वां माइक्रोब है, 7वां इवोल्यूशन है। कंपटीशन में मॉलिक्यूलर आएगा, कंप्लीट होने वाला है, लगभग 2 टॉपिक बाकी हैं। हैं? अच्छा हाँ, कंपटीशन में भाई प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस अगला चैप्टर शुरू होगा, तो अगर कोई जिसको पढ़ना हो वो आ सकता है। क्या वो तो 5 में पढ़ाया जाएगा ना, इसमें तो म्यूटेशन छोटा सा था ना, म्यूटेशन तो थोड़ा सा एक पार्ट था इसके लिए, अभी नहीं पढ़ाया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये 2 टॉपिक बाकी है। हो गया? अच्छा आ जाओ लिखिए। है जी? किसका? पुराने जो चैप्टर चले आ रहे हैं 11th के वो तो है ही हैं। हाँ याद ये रखना, पुराने के कम क्वेश्चन दूंगा, जो लेटेस्ट पढ़ा रहा हूँ उसके ज्यादा दूंगा। हाँ मॉलिक्यूलर के ज्यादा क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको। मॉर्फोलॉजी से क्यों तुम इतना घबराते हो? तो मत दो फिर, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो अपने साथ? क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? मत दो। नहीं इवोल्यूशन भी आएगा। क्या हो गया बेटी? क्यों है?
किड गिर गई थी। हंस तो ऐसे रही जैसे किडनी निकल के गिर गई। सभी ने लिख लिया ये। अब अगला टॉपिक है बेटा मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। सॉरी, अब कभी कभी तो ऐसा भी होता है कैरेक्टरिस्टिक होने लायक कुछ बचता ही नहीं, हड्डियां मिलती हैं तो हड्डियों को ही मैच कर लेते हैं, कार्बन डेटिंग देख लेते हैं, पेन निकाल लेते हैं, अगर डीएनए निकलने वाला होता है तो डीएनए निकाल के मैच कर लेते हैं, बहुत कुछ है। ठीक है, डीएनए के हिसाब से भी कर लिया जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है वो जो उनका ढांचा होता है स्केलेटन, आगे पीछे हो गई होती है बोन सारी, उसको कैसे देखा जाए तो डीएनए मिला के देखा जाता है। बड़ा लंबा, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर बेटा। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को ऑर्गेनिज्म के बीच में स्टडी करते हैं तो उससे भी हमें एवोल्यूशन का आइडिया मिलता है। तो ये वाला पार्ट जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपने कुछ हद तक 10वीं क्लास में भी पढ़ा था, 10th क्लास में भी ये चीज़ थी। हाँ उस टाइम पे शायद हाँ डिलीट हो गया था। तो इसमें सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है होमोलोगस ऑर्गन या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या होमोलॉजी की। सबसे पहले इसमें एक टॉपिक है यही होमोलोगस ऑर्गन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या होमोलॉजी। तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, इन सारे टर्म्स का मतलब भी जानेंगे। सबसे पहले मैं होमोलोगस ऑर्गन की बात कर ले रहा हूं कि ये होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं। देखिए होमोलोगस वो ऑर्गन्स हैं या होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन है जो बेसिकली बने हुए हैं या फॉर्म हुए हैं सेम बेसिक स्ट्रक्चर प्लान के ऊपर और ओरिजिन के ऊपर, लेकिन उनके फंक्शन अलग अलग हैं। मतलब आप इसको याद करने के लिए ऐसे याद रख सकते हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर सॉरी सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, शॉर्ट में अगर याद करना हो। और अगर इसकी बड़ी डेफिनेशन देखनी है तो आप इसे लिखेंगे कि दे आर फॉर्म्ड ऑन सेम फंडामेंटल प्लान एंड origin but function differently। अलग तरीके से ये फंक्शन करते हैं। या आप इसी बात को ऐसे याद कर सकते हो
कि सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। और इसके एग्जांपल्स हैं, सबसे पहला ह्यूमन हैंड, चीता फुट, व्हेल फ्लिपर एंड बैट विंग। इन चारों के अंदर एक सिमिलैरिटी है कि इनको जो बनाने के लिए बोन्स का प्लान है, उसमें सबके पास में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजीज सब में मौजूद है। मतलब कहने का ये है कि अगर बात करें तो ह्यूमन के अंदर आपको ये ह्यूमरस मिल रही है, ह्यूमरस के साथ साथ यहाँ पे रेडियस और अल्ना और अल्ना मिल रही है। उसके अलावा यहाँ पे कार्पल्स, उसके अलावा मेटाकार्पल्स और आगे फेलेंजीज, मिल रही हैं। तो यहाँ पे आपको ह्यूमरस मिल रहा है, रेडियस मिल रहा है, अल्ना मिल रहा है, कार्पल मिल रहा है, मेटाकार्पल मिल रहा है और फेलेंजीज मिल रही हैं। सिमिलरली अगर आप चीता फुट को देखें तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ह्यूमरस मिलेगी और जैसे यहाँ पे रेडियस और अल्ना था, यहाँ पे भी आपको रेडियस और अल्ना मिलेगा। लेकिन अब की बार यहाँ पे जो कार्पल है और जो मेटाकार्पल्स हैं वो अलग तरीके से लगे हुए हैं, बट इनका जो स्ट्रक्चरल प्लान है सबका वो एक ही जैसा है। सबके अंदर आपको रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजीज देखने के लिए मिल रही है। इसी तरीके से अगर आप व्हेल फ्लिपर की बात करें तो व्हेल फ्लिपर में भी आपको यही स्ट्रक्चरल प्लान मिल रहा है, बस अरेंजमेंट इनका सेम है, लेकिन इनका काम सबका अलग अलग हो जा रहा है। इन सबका जो फंक्शन है वो अलग अलग तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ह्यूमरस मिल रहा है, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजीज। सिमिलरली अगर आप बैट विंग की बात करें तो बैट विंग में भी आपको यही प्लान मिल रहा है, बैट विंग में भी आपको यही प्लान मिल रहा है। बस कंडीशंस के हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस आते चले गए हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान सब में एक ही है। तो ऐसे ऑर्गन्स जो बेसिक सेम स्ट्रक्चरल प्लान पे बने हों लेकिन काम अलग अलग करते हों, जैसे ह्यूमन हैंड, वो ग्रास्पिंग करने में उसका रोल है, किसी चीज को पकड़ना है, ह्यूमन हैंड का काम। चीता फुट की मदद वो अपने दौड़ते हैं उसकी मदद से, व्हेल फ्लिपर की मदद स्विमिंग में यूज करती है, बैट का जो विंग है
उससे वो उड़ रहे हैं। तो देखिए सारे बने हुए तो एक जैसे हैं, काम सबके अलग अलग हैं, सबके फंक्शन अलग अलग हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आपको इन सभी के अंदर बेसिक प्लान मिल रहा है जो सभी के अंदर सेम है, जिसमें आपको ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल और मेटाकार्पल और फेलेंजीज, ये सभी के अंदर सेम है, सभी के अंदर सेम है, पर काम सबका अलग अलग है अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। इसी तरीके से दूसरा इसका प्लांट के अंदर एग्जाम्पल देखा जाए तो प्लांट के अंदर एग्जाम्पल है इसका थॉर्न्स ऑफ बोगेनवेलिया एंड फैंडल्स ऑफ क्यूकरबिट्स। इन दोनों में बेसिक सिमिलरिटी ये है, मैंने क्लास 11th में पढ़ाया था कि ये स्टेम है, ये लीफ है, ये एक्सिलरी बड है, ये स्टेम है, ये लीफ है, ये एक्सिलरी बड है। अब ऐसा हो कि यही एक्सिलरी बड आगे चल के थॉर्न बन जाए और यही एक्सिलरी बड आगे चल के टेंड्रिल बना ले, तो बनाने का जो प्लान है, बेसिक स्ट्रक्चर वो सेम है, दोनों के दोनों एक्सिलरी बड से बने हैं, मतलब ये मॉडिफाइड स्टेम है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। ये प्रोटेक्शन कर रहा है और ये सपोर्ट करने का काम कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, होमोलोगस ऑर्गन या होमोलोगस स्ट्रक्चर कहेंगे। मेरी बात सभी को क्लियर है? अब ये जो बने हैं ये किस वजह से बने हैं? फोन चलाना ज्यादा जरूरी है, उसे उठा के क्यों पलट रहा है? जब मैंने पलट के रख दिया वो टाइम देख रहा है, क्यों? मैं यहाँ पे तेरे भाले मार रहा हूँ हैं? या एक टॉपिक पढ़ा दे, चांटा दे दूं तुझमें, तुझे टाइम काटना पड़ रहा है यहाँ है भाई? पढ़ा रहा हूँ यार, समझ ले, क्यों इसे टाइम को देख रहा है? तो फोन को और दूर रख देकर अपने से, बैग में रख देगा फोन को, ले लेकर बैठ जाएंगे, इन्हें पलट पलट के देखते रहेंगे, दुनिया भर की नोटिफिकेशन आती रहेंगी, फिर उसमें देखते रहेंगे कौन भेज रहा है। दूसरे इंसान बन जाओ। और सबसे आगे बैठ के हिमाकत कर रहा है तू। मैंने पहले पलट के रखा था ना जब शुरुआत में, तो मैं तुम्हारे फोन भी पकड़ लूं, पहले पढ़ा लूं तुम्हें, या पहले फोन के लिए ही तुम्हारा, तो क्या एक्सपर्ट एडवाइस दे रहा है? क्या एक्सपर्ट एडवाइस दे रहा तू इसको? आप सुनिए डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ही मेन कारण है होमोलोगस ऑर्गन बनने के। कैसे? ध्यान से सुनना, लिख लेना, पहले सुन लेना। मैं कह रहा हूं कि अगर रिलेटेड एनिमल्स, रिलेटेड मतलब एक जैसे, वो एक दूसरे से लेस सिमिलर दिखने लग जाएं, रिलेटेड एनिमल्स थोड़े टाइम बाद एक दूसरे से लेस सिमिलर दिखने लग जाएं,
इसलिए क्योंकि वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में चले गए और उस डिफरेंट एनवायरनमेंट के हिसाब से उन्हें अडेप्ट करना पड़ गया। इसी चीज को डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। इस बात को कैसे समझेंगे? देखिए, सपोज करो ये जितने भी मैंने चारों लिखे थे, चाहे चीता हुआ, चाहे वेल हुआ, चाहे बैट हुआ और चाहे ह्यूमन हुआ। चीता के नाम पे बड़ी खुशी सी हो रही है तुम्हें, तो सुनो मेरी बात। इन सब में कॉमन सिमिलरिटी क्या है? ये चारों के चारों मैमल्स हैं, चारों मैमल्स हैं। इन सब के एक टाइम पे एंसेस्टर एक जैसे दिख रहे थे, सब एक जैसे थे, ये एक जैसे थे, रिलेटेड थे एक दूसरे से। अब इनमें से कुछ एंसेस्टर उठे, इनमें से कुछ एंसेस्टर या एनिमल का ग्रुप गया, वो पानी में चला गया, वाटर में। अब पानी के अंदर फोर लिम्स की कोई जरूरत नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, वहां पे एनवायरमेंटल कंडीशन बदली, तो उस बदली हुई एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट किया। तो उन्होंने अपनी फोर लिम्ब को क्या कर लिया, मॉडिफाई करके फ्लिपर्स बना लिया और उसको वो स्विम करने में यूज करने लगे। अब इनमें से कुछ एंसेस्टर्स उठे, उन्होंने भाई सोचा कि हम लोग धरती पे रहना पसंद नहीं करेंगे, हम उड़ना भी चाहते हैं। तो उन्होंने फ्लाइट के लिए जो है अपने फोर लिम्स को इस तरीके से मॉडिफाई किया कि उसके चारों तरफ मसल डेवलप हुई। अच्छा, याद रखना, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है बैट विंग, बैट के पास में विंग या फेदर नहीं होते हैं, मसल है वो जो उसके चारों तरफ घिरी हुई है, उसे पेटेजियम कहा जाता है, पेटेजियम। तो बैट के पास में पेटेजियम होता है, उसमें कभी फेदर्स नहीं होते, हेयर्स हो सकते हैं, मैमल बॉडी पे हेयर्स हैं, लेकिन उसके ऊपर विंग फेदर नहीं होंगे। तो उसने अपने फोरलिम्ब को मॉडिफाई करके क्या किया, उड़ने में इस्तेमाल किया। भाई उसी में से कुछ एंसेस्टर जो है उन्होंने फॉरेस्ट में रहे, उन्हें तेज भागना था अपने उसको पकड़ने के लिए, प्रे को पकड़ के खाने के लिए। तो उन्होंने फास्ट रन करना था, तो फास्ट रनिंग करनी थी, उसकी वजह से उन्होंने अपने हड्डियों के अरेंजमेंट को इस तरीके से किया कि वो फुट बन गया उनका। इनमें से कुछ मेंबर्स इवॉल्व हुए, आगे चल के वो ह्यूमन बने। अब ह्यूमन हाथों से भागता हुआ तो अच्छा लगेगा नहीं, तो वो थोड़ा इंटेलिजेंट भी बना, उसकी ब्रेन कैपेसिटी बढ़िया थी। तो उसने बोला कि ठीक है भाई, मैं अपने पैरों को फ्री कर लेता हूँ बाइपेडल मोशन, और हाथों से मैं अपने दूसरे कामकाज करना शुरू कर दूं, जैसे मोबाइल चलाना, सेल्फी लेना, स्नैपचैट चलाना, इंस्टाग्राम चलाना। तो वो अलग अलग काम में इंसानों ने यूज लेना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, एक ही एंसेस्टर थे, हैबिटेट सबके अलग अलग हुए, जिस वजह से ये एक दूसरे से लेस सिमिलर होते चले गए। तो वो प्रोसेस जिससे रिलेटेड एनिमल एक दूसरे से लेस सिमिलर दिखे, in order to survive and adapt in different environment is called divergent evolution. And divergent evolution is the main cause of for the formation of homologous organ. And homology represent common ancestry. होमोलॉजी क्या दिखाती है, कॉमन एंसेस्ट्री है, मतलब इन सबके जो होमोलोगस स्ट्रक्चर आज रख रहे हैं, इन सबका एंसेस्टर एक ही जैसे थे। मेरी बात सभी को क्लियर है? तो यहाँ पे आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब है कि रिलेटेड एनिमल्स, या ऐसे एनिमल ना लिख के ऑर्गेनिज्म कहिएगा, रिलेटेड ऑर्गेनिज्म बिकम लेस सिमिलर in order to survive and adapt
इन डिफरेंट हैबिटेट। कुत्ते की पूंछ 12 साल नलकी में रखी थी, कुत्ते की पूंछ 12 साल पाइप में रखी, पाइप कि वो सीधी हो जाए, वो पाइप बाहर निकाला, वो फिर टेढ़ी हो गई। ऐसे कुछ छात्र हैं इस क्लास के अंदर, ठीक है। नहीं, एवोल्यूशन का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका एवोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, इसका कुछ छात्रों से लेना देना है, और जिनको मैं कह रहा हूं वो समझ रहे हैं, ठीक है। जिनको मैं कह रहा हूं उनको समझ में आ रही है। और अगर अगली बार किया, मैं डायरेक्टली अभी तो कुत्ते की पूंछ बोल रहा हूं, आगे मैं कुछ और भी बोल सकता हूं, इसलिए चुपचाप इधर देख लो और पढ़ लो। और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं होमोलॉजी रिप्रेजेंट्स कॉमन एंसेस्ट्री। और यहाँ पे देखो, इसको ऐसे याद किया जा सकता है, हमने अपने समय पे ऐसे याद किया था कि जब एक जगह से बहुत सारी जगह जा रहे हैं तो ये क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं ना, डाइवर्ज हो रहे हैं, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कह दो आप इसे। एक ही हैबिटेट से अलग अलग नए नए हैबिटेट में जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, इसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कह रहे हैं। क्लियर है मेरी बात सभी को, पक्का क्लियर है? चलिए, अब देखिए, होमोलोगस ऑर्गन के अंदर तो हमें ज्यादा एग्जांपल्स नहीं पढ़ने, लेकिन एनालॉगस के अंदर हमें बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स हैं जो पढ़ने हैं, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको एक बार स्लाइड से और देख लीजिए, फिर मैं एनालॉगस स्ट्रक्चर शुरू करूंगा, फिर मैं एनालॉगस स्ट्रक्चर शुरू करूंगा। देखिए, यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस में सबसे पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि जब हम कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो ये शो करता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनिमल्स के अंदर कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं, और इसके अंदर दो तरीके के ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन या होमोलॉजी, और एनालॉगस ऑर्गन और एनालॉजी। होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन है जो फंडामेंटल सिमिलरिटी रखते हो स्ट्रक्चर और ओरिजिन पे, लेकिन उनके फंक्शन डिफरेंट होते हो, और इसी प्रोसेस को होमोलॉजी कहा जाएगा। इसमें एग्जाम्पल इन्होंने दिखाया हुआ है ह्यूमन हैंड, व्हेल फ्लिपर, बैट विंग और चीता फुट। इन सब के फोरलिम्ब के फंक्शन अलग अलग हैं, लेकिन सारे बने हुए हैं सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पे, जैसे कि उसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजीज मिलती है। एक पॉइंट यहाँ पे आपको ऐड करना है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके हार्ट और ब्रेन में भी होमोलॉजी है। अब इस बात को कैसे समझा जाए, तो आप देखिए, जैसे मैं हार्ट की बात कर लेता हूं, तो किसी, देखो सबके अंदर हार्ट बने हैं, बनाने वाला जो जर्म लेयर थी वो सेम थी, मीजोडर्म, ठीक है। लेकिन सबके हार्ट फंक्शन कैसे अलग अलग कर रहे हैं। जैसे 2 चैम्बर्ड हार्ट फिशेस के अंदर है, उसमें सिंगल सर्कुलेशन चल रहा है, वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन से अलग है जो आपको एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में मिलता है, और बर्ड्स और मैमल्स में आपको डबल सर्कुलेशन मिलेगा। तो हार्ट जो बना है वो कॉमन स्ट्रक्चरल प्लान सबका सेम है, फंक्शन थोड़ा सा अलग अलग है। तो एक ये वाला पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि वर्टिब्रेट के अंदर आपको होमोलॉजी हार्ट और ब्रेन के अंदर मिलती है। और दूसरा, जल्दी से इस पॉइंट को लिखिएगा, और प्लांट्स के अंदर थॉर्न्स और टेंडल्स ऑफ बोगेनवेलिया एंड कुकुरबिटा इज द सेकंड एग्जांपल। ये नहीं लिखना, मतलब मैं बता रहा हूं, ये लिखना है आपको। लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो होमोलोगस ऑर्गन है उन सब का ओरिजिन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से हुआ है, और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन वो इवोल्यूशन या वो प्रोसेस है जिससे रिलेटेड स्पीशीज एक दूसरे से लेस सिमिलर दिख जाए, सरवाइव करने के लिए और अडेप्ट करने के लिए
डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में। अब इन्होंने देखो ये एक समझाने की कोशिश की है कि एक कॉमन एंसेस्टर था जो बिल्ली जैसा दिखता था। अब इसी बिल्ली जैसे स्ट्रक्चर से ओरिजिनल बिल्ली बनी, इसी से चितकबरी बिल्ली बनी, बाल वाली बिल्ली बनी, बड़ी बिल्ली, और इससे ये पैंथर कह लीजिए या आप इसे लेपर्ड कह लीजिए, ये बन गया। तो ये बताना चाहते हैं कि एक एंसेस्टर जब अलग अलग हैबिटेट में गया तो उसके हिसाब से उसे रहना वहां पे था, उसी हिसाब से जैसे बिल्ली है उसे दूध चोरी करना है तो इतना बड़ा हो जाएगा तो जो खिड़की के जाल है उसमें फंसा ही रह जाएगा, उसे ह्यूमंस के कुछ उठा के भगना है, फुर्ती चाहिए उसे। मतलब मैं मजाक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सीरियस नहीं हूँ, लेकिन हाँ कंडीशन सबकी अलग अलग थी, कंडीशन सबकी अलग अलग थी, उस हिसाब से इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया और उसी तरीके से इनकी बॉडी फॉर्म्स या स्ट्रक्चर बने। ठीक है, शेर देख रहे हो कितना सतर्क है, भगने को तैयार है वो। ठीक है, अब नेक्स्ट एनालॉगस ऑर्गन की बात कर लेते हैं कि एनालॉगस ऑर्गन क्या होंगे, और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। एनालॉगस ऑर्गन और इसे हम लोग कहते हैं बेटा एनालॉजी और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। देखिए जैसे मैंने होमोलोगस ऑर्गन की डेफिनेशन बताई थी आपको कि वो ऑर्गन जो बेसिक सिमिलर स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल और प्लान पे और ओरिजिन पे बने हों लेकिन डिफरेंट फंक्शन कर रहे हों, वो तो होते हैं हमारे होमोलोगस। उसी में शब्दों को आगे पीछे कर दो बस, क्या कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके डिफरेंट स्ट्रक्चरल ओरिजिन और प्लान हो लेकिन फंक्शन सेम हो, उन्हें हम एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहे हैं कि दे आर फॉर्म्ड they are not formed on basic fundamental structural plan and origin, but function are same, are known as एनालॉगस ऑर्गन। इसको आप याद रखिएगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम स्ट्रक्चर। ओ कौन है इतनी गंदी तरीके से छींक रहा है? छींक रहा है, सुनामी ला रहा है तू है? अगर मुंह पे हाथ न लगाए तो तू छिड़काव कर देगा, आगे वाले की टी शर्ट पूरी गीली जो हो जाएगी। अब सुनो आगे की बात, इनके एग्जाम्पल्स। हाँ स्प्रेयर मशीन बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल है सबसे पहला विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। देखिए बटरफ्लाई के जो विंग है
वो काइटिन के फ्लैप है एक्चुअल में, वो काइटिनस फ्लैप हैं। और बर्ड के जो विंग हैं वो मॉडिफाइड फोर लिम्ब हैं और साथ में उनके ऊपर फेदर्स हैं और फेदर्स हैं। तो देखिए दोनों को बनाने का जो बेसिक प्लान है, एक काइटिन का फ्लैप और एक मॉडिफाइड फोर लिम्ब, दोनों अलग अलग चीज है लेकिन दोनों का फंक्शन एक ही है। क्या होगा बेटा इनका फंक्शन दोनों का? उड़ना। तो ये दोनों क्या करेंगे? फ्लाइट में इनकी मदद करेंगे। इन दोनों का एक ही काम है, उड़ना। दूसरा, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल। देखिए दोनों की आईज को बनाने के लिए, अच्छा आईज में जो रेटिना है, उस रेटिना इसकी तो स्किन से डेवलप हुई है और उसकी एम्ब्रियोनिक ब्रेन वाले पार्ट से डेवलप हुई है। इनकी रेटिना स्किन से बनी है, इनकी रेटिना एम्ब्रियोनिक ब्रेन से बनी है, लेकिन दोनों का काम एक ही है, देखना। तो इसके ऑक्टोपस की जो आई है उसकी रेटिना बनी हुई है स्किन की, और मैमल की जो आई में रेटिना है वो एम्ब्रियोनिक ब्रेन से ओरिजिनेटेड है। लेकिन दोनों एक ही काम कर रहे हैं जो ब्रेन करता है। उसके अलावा तीसरा इसका फंक्शन है फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड पेंगुइन्स। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं उन्हें पता होगा कि पेंगुइन्स जो होते हैं वो बर्ड्स हैं और डॉल्फिन जो है वो मैमल्स हैं। तो पेंगुइन के जो फ्लिपर बने हैं वो तो उनके जो विंग्स थे उनसे मॉडिफाई हुए, और डॉल्फिन के जो फ्लिपर्स हैं वो उनके फोर लिम्ब से मॉडिफाई होके बने। तो यहाँ पे डॉल्फिन के जो फ्लिपर हैं वो मॉडिफाइड फोर लिम्ब है, और पेंगुइन के जो फ्लिपर्स हैं वो मॉडिफाइड विंग हैं, वो मॉडिफाइड विंग्स है। उसके अलावा ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट्स एंड लंग्स ऑफ मैमल। देखिए इंसेक्ट्स के अंदर जो ट्रैकिया है वो तो बनी हुई है एक्टोडर्म वाली लेयर से, ये ओरिजिनेट हुई है एक्टोडर्म वाली जर्म लेयर से, और मैमल के जो लंग्स हैं वो बने हैं एंडोडर्म से। लेकिन दोनों का काम एक ही है, ब्रीदिंग या गैसियस एक्सचेंज कराना। उसके अलावा स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, ये दोनों भी एनालॉगस स्ट्रक्चर हैं। स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड रूट है और पोटैटो स्टेम है। तो स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड रूट है और पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम है, लेकिन काम दोनों का एक ही है, फूड स्टोरेज करना। रिफिल निकाल के उसमें ऐसा कर रही है बहन, तेरा क्या ही होगा।
अब चल जाता, फूंक मारती चल जाता है। बस क्लास में जिसके भी पेन ना चले वो वारी से फूंक मरवा लेना अपने पेन में। वारी की स्पेशलाइजेशन है, वारी फूंक मार के पेन सही कर देती है। जैसे वो होते हैं, अरे वो हाफिज, अरे जो हाफिज होते हैं वो भी ऐसे ही फूंक फूंक मारते हैं। नहीं जानते? हाफिज नहीं जानते हैं? हाँ, झाड़ फूंक जो करते हैं। हाँ, एक वीडियो देखी, वो एक झाड़ फूंक कर रहा था, जिसकी वो झाड़ फूंक कर रहा उसने एक उसको आ गई आत्मा आ गई, वो फैल गया, वो उसने वो जड़ दिया वो ढंग से पकड़ के। तो यार बड़ा रिस्की काम है ये वाला भी, झाड़ फूंक वाला काम भी बड़ा रिस्की है। सपोज करो केस बिगड़ा हुआ हो, 4-5 आत्माएं हो, उनमें से 1-2 क्रिमिनल आत्मा टाइप की आ जाए, चंडवा दे, क्या ही कर लेगा वो। बेटा बैग में कहाँ पैक कर रहे हो? अभी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी है जी? नहीं बेटा, पेंगुइन उड़ेंगी, डॉल्फिन भी उड़ जाएंगी, धरती पे भाग लेगी वो निकल के बाहर। डॉल्फिन पकड़ लेती है आदमियों को। नहीं बेटा बोल, तू अब बोल, अरे बोल, अरे ध्रुव बोल बेटा, तू ऐसे बुरा मान गया। हाँ, अब बोलो मतलब। वो कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? जैसे आप मॉडिफिकेशंस, आपको रूट की या स्टेम की याद होंगी, या लीफ की मॉडिफिकेशन याद होंगी। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूं, स्पाइन और थॉर्न। अब स्पाइन जो है वो मॉडिफाइड लीफ है, थॉर्न मॉडिफाइड स्टेम है। लेकिन देखो दोनों का स्ट्रक्चरल प्लान अलग अलग है, एक लीफ से बना हुआ है, एक स्टेम से बना हुआ है, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है। तो वो आपको दिमाग में खुद उस चीज को सोचना पड़ेगा कि ये किस रेस्पेक्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो दोनों का काम प्रोटेक्शन करना है, लेकिन बने हुए अलग अलग प्लान के ऊपर हैं। तो ये क्या हो गए आपके एनालॉगस स्ट्रक्चर। ऐसे ही और क्वेश्चन अगर एनकाउंटर हो, ना कर पाओ तो ले आना, देख के बता दिए जाएंगे। ठीक है, अब आती है बात किसकी? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है। देखिए, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? जब रिलेटेड एनिमल्स डिसिमिलर दिखने लग गए, है ना, क्यों? उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो गया था। तो अब इसी का कॉन्ट्रास्ट कर लीजिए सभी लोग, 1 मिनट इधर देखिए। ओ आज ही बन जाएगा, लाइन भी पूरे पेज तक मारी है। इधर देखो, सपोज यहां पे स्पीशीज नंबर 1, स्पीशीज नंबर 2, स्पीशीज नंबर 3। अब ये 3 अलग अलग तरीके की स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म हैं, एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं। इसकी एंसेस्ट्रल स्ट्रीम अलग चली आ रही है, इसकी अलग चली आ रही है, इसकी अलग चली आ रही है। अब पता नहीं तीनों के क्या पेट में दर्द हुआ, तीनों बोले कि भाई हम जो है कॉमन हैबिटेट में रहेंगे, हम जो है एक सिमिलर हैबिटेट में चले गए। अब ये तीनों आए और यहाँ पे रहने लग गए। अब रहने लग गए तो यहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशन थी वो सिमिलर थी। अब इन तीनों की मजबूरी बन गई, पहले तो ये एक दूसरे से डिसिमिलर थे, अनरिलेटेड भी थे, लेकिन यहाँ पे एक हैबिटेट में रहने के कारण इनकी मजबूरी बनी कि इन्हें अडेप्ट एक जैसा करना पड़ा। मतलब हम अपने अंदर जो मॉडिफिकेशन लाने पड़े वो सिमिलर हुए, जिस वजह से
इन्हें वो स्ट्रक्चर डेवलप करने पड़े जो बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान पे तो नहीं बने हुए थे, लेकिन वो किसी तरीके से एक जैसा फंक्शन कर रहे थे क्योंकि उस हैबिटेट या एनवायरमेंटल कंडीशन की रिक्वायरमेंट थी। तो जब बहुत सारी स्पीशीज एक हैबिटेट में आ जाए तो क्या हो गया, कन्वर्ज हो गई। जब एक ही जगह से बहुत सारी जगह चले गया, क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। ऐसे याद रख सकते हैं उस चीज को। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की डेफिनेशन होगी क्या, कि जब अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म become more similar in order to survive and adapt in same environmental condition, एक ही एनवायरमेंटल कंडीशन या एक ही हैबिटेट में वो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से अनरिलेटेड थे वो आए और एक दूसरे से सिमिलर दिखने लग गए। इस टाइप के एवोल्यूशन को हम कन्वर्ट